प्रदेश के राजस्व, आपदा प्रबंधन और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने ग्रैंड न्यूज कार्यालय बिलासपुर में पहुंचकर विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। राजनीति में प्रवेश करने से लेकर मंत्रियों के पीए बने रहने, राजस्व शिकायतों के समाधान, व्याख्याताओं की भर्ती जैसे विभिन्न विषयों पर खुलकर उन्होंने अपने विचार रखे। चर्चा में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिससे आने वाले समय में लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं, सुनते हैं कि उन्होंने और क्या क्या कहा। नमस्कार, आज हमारे ग्रैंड न्यूज और CJNN.live स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा जी। आज हम उनसे बहुत सारी चर्चा करेंगे। प्रदेश में क्या चल रहा है, राजनीति कैसे आई उनके शरीर में, कैसे उन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया, कैसे उनका मुकाम इस स्तर पे पहुंचा है, बहुत सारी बातें करेंगे। हम सबसे पहले टंकराम वर्मा जी का स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। और पहला सवाल जो एक सिंपल सा जो होना भी चाहिए, जैसे कि आपका राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ, किस तरह से आपने राजनीति में कदम रखा, कैसे कोई घटना दुर्घटना हुई, कैसे आपकी राजनीति में? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जीवन जो है एक शिक्षक के रूप में मैंने शुरू किया और शिक्षक रहते रहते मैंने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में काम किया। और मेरा शुरू से एक मेरा विचार था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों के काम आऊं, गांव के विकास काम कैसे हो, एक दृश्य मेरे मस्तिष्क पे हमेशा रहता था। और मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी एक नेतृत्व करता था, विद्यालय में रहे, महाविद्यालय में रहे, और शिक्षक की कार्य के साथ साथ मैं अन्य जो सामाजिक धार्मिक कार्य था उसको करता था, नेताओं के संपर्क में रहता था, सहयोग मिलता था, सरकार की योजनाओं को लाभ वहाँ तक पहुँचाता था। तो मन में एक भाव था कि कभी अवसर मिले, क्योंकि समाज सेवा का एक बड़ा माध्यम राजनीति है। राजनीति के बिना समाज सेवा संभव इसलिए नहीं है कि जो आपको गांव में विकास करना है, लोगों जरूरतमंद लोगों को कुछ सहायता करनी है, तो उसके लिए राजनीति बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे मन में अंदर था कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, काम करूंगा। तो वही धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं क्षेत्र में काम करते रहा और एक समय ऐसा आया कि मैं नौकरी से VRS लिया। फिर मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा, जिला पंचायत रायपुर का उपाध्यक्ष बना। फिर पार्टी ने मुझको रायपुर जिला ग्रामीण का अध्यक्ष का भी मुझको जिम्मेदारी दिया। चूँकि मैं भाजपा परिवार से था, संघ परिवार से था, तो पार्टी ने मुझको जिम्मेदारी दी और मैंने जो जिम्मेदारी दी उसका मैं निर्वहन किया। और अभी 2023 के चुनाव में बलौदाबाजार से पार्टी, हमारे संगठन ने मुझको वहाँ पे प्रत्याशी के रूप में उतारे और हमारे संगठन के नेताओं, कार्यकर्ताओं के बल पर वहाँ पे चुनाव जीते। फिर माननीय विष्णुदेव साय जी ने अपने मंत्रिमंडल में मुझको स्थान दिया। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ तक पहुँचाने का काम, मैं तो ये कहता हूँ दावे से, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। पार्टी नेतृत्व ने हमको अवसर दिया सेवा करने का, और हम कोशिश करते हैं कि जो विश्वास करके हमको जो जिम्मेदारी दी है उस पर पूर्ण निष्ठा लगन से काम करें, हम खरा उतरें। आपकी शिक्षा BA, MA, LLB की तरफ थी जी। फिर राजनीति में कैसे इधर आना हो गया, क्या हुआ कुछ इस बीच परिवर्तन? देखिए, जैसे मैं बताया था कि शिक्षक रहते रहते मैंने बहुत काम किया। हमारे यहाँ पिताजी के नाम से एक फाउंडेशन है, स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन। उस फाउंडेशन में हम 2008 से काम कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन, राम कथा है, भागवत कथा है, शिव पुराण कथा है, उनके साथ साथ जितने हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं, हिंदू नववर्ष की बात करें या हम स्वामी विवेकानंद की जयंती की बात करें, वीर सिंह जी की जयंती की बात करें, शिक्षक दिवस की बात करें, खेल प्रतिभाओं को आगे ले जाने की बात करें, बहुत से काम में हम इतना जुटे कि लोगों के बीच हमारा एक छवि बना, लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ी
और क्षेत्र से ही ये लगने लगा कि इनको टिकट दिया जाए और पार्टी नेतृत्व को भी लगा कि इन पे भरोसा किया जा सकता है, तो पार्टी ने विश्वास करके टिकट भी दिया और पहले बार बलौदाबाजार के इतिहास में मैंने इतने ज़्यादा वोट से जीते हैं, 14,500 वोट से। आपके बारे में चर्चा है भागवत रामायण कराने, क्या है ये, क्या मसला है? देखिए, ये हमको हमारे माता पिता से मिला हुआ है। हम बचपने से, जब हम 5वीं क्लास में थे, उस समय से हम रामायण से जुड़े थे और जो कुछ भी आज यदि हमारे अंदर है तो हमारा पिताजी का दिया हुआ है। जब भी हम बैठते थे पिताजी के साथ तो पिताजी से हमारी केवल धार्मिक बात होती थी और प्रश्न पूछते थे, हम भी प्रश्न पूछते थे। तो ये हमारे यहाँ परिवार में ही एक धार्मिक वातावरण बना हुआ है और बहुत सहजता भाव से हम सब ये आयोजन को प्रतिवर्ष करते हैं। अभी भी लगातार चली रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। एक बड़ा रोचक है आपके जीवन में कि आप शिक्षक रहते, मंत्रियों के पीए रहे और उन्हीं मंत्रियों के साथ आपने मंत्रिमंडल की शपथ ली। ये एक तरह का एक बड़ा रोचक है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे ये आया, कैसे हुआ? देखिए, मेरा जैसे पहले कहा कि मेरा झुकाव ही था इधर कि मैं एक दिन मैं भी जनप्रतिनिधि बनूं, सेवा करूं, तो उसी भाव को लेकर के मैं मंत्रियों के साथ था और मुझको बहुत फायदा हुआ कि मैं सरकार की योजनाओं को पूरा गांव तक ले गया। जितनी सरकार की योजनाएं आती थी, जिस मंत्री के साथ रहा उस विभाग का और बाकी विभाग का भी, चाहे हम सड़क, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसका भी बात करें, हम विधायक न रहते हुए भी हम अपने विधानसभा में पूरा काम कराए तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत काम करा था। जब जिला पंचायत हम लड़े, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो भी हम बोलते थे डंके की चोट पे कि क्षेत्र में काम कराएगा तो टंकराम कराएगा। क्यों? हमारे जीवन में अनुभव है, बजट कहाँ है, पैसा कहाँ है, कैसे काम होता है, ये हम जानते हैं और वो हम कराएंगे, तो हमने करा के भी दिखाया। तो खुद के अंदर बड़ा गौरव फील होता होगा कि मैं कहाँ पीए था, उन्हीं के साथ आज मंत्री हूँ, इस टाइप की एक फीलिंग आती होगी मन में। देखिए, मैं शुरू से ही जिसके साथ भी रहा हूँ, मैं एक कर्मचारी के रूप में कहीं काम नहीं किया हूँ। मैं एक सहयोगी के बतौर और जिनके साथ भी रहा, मैं अपना अधिकांश समय अपने बलौदाबाजार विधानसभा को देता था। मैं बहुत कम समय जिस मंत्रियों के साथ रहा हूँ बैठता था, बाकी पूरा टाइम मैं जो है अपने विधानसभा देता था। ये मेरा 25 साल का भी आप इसको त्याग समझ सकते हैं। राज्य में पिछले 2 साल से भाजपा की सरकार है और पहले डबल इंजन, फिर ट्रिपल इंजन, अब 4 इंजन की सरकार है। क्या लगता है इस सरकार में विकास कहाँ पर है? आज की स्थिति में, आने वाले दिनों में विकास कहाँ पर है? देखिए, अगर निष्पक्ष रूप से भी बात करें तो पूरा प्रदेश में दिखाई दे रहा है विकास। और एक बड़ी बात यह है कि जो मोदी जी की गारंटी को लेकर के हम आए थे और चुनाव लड़े हैं, जगह जगह जाके बोले हैं कि मोदी जी की गारंटी है, सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि वाकई में जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, तुरंत महतारी वंदन योजना लागू हो गया, तुरंत बोनस का पैसा मिल गया, प्रति एकड़ 21 कुंटल धान की खरीदी शुरू हो गई, प्रति कुंटल का 3100 रुपया। ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये जो घोषणाएं होती है वो 5 साल के लिए होती है, 5 साल के पीरियड में लागू करना होता है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने महसूस किया कि जो चीज़ हम घोषणा किए हैं उसका लाभ गरीबों को, किसानों को, ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए। अभी 2-3 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 3 नए मंत्री बने, बहुत सारे कद्दावर मंत्रियों को छोड़कर नए लोगों को जगह दिया गया, स्थान दिया गया। क्या लगता है इससे पार्टी में या पुराने वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी नहीं है और इसका नाराजगी का खामियाजा आगामी विधानसभा में देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ये भारतीय जनता पार्टी जो है मर्यादित अनुशासित पार्टी है। यहाँ पे जो पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय लेता है, हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं के लिए शिरोधार्य रहता है और पार्टी का निर्णय बड़ा होता है और पार्टी जो कुछ भी निर्णय लेता है बहुत सोच समझ के लेता है। उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि आप राजस्व मंत्री भी हैं और राजस्व विभाग एक बड़ा पेचीदा और बहुत बदनामी वाला विभाग है, तो आपके आने के बाद क्या लगता है राजस्व विभाग में कितना प्रभाव, कितना अंतर आपके आने के बाद पड़ा है? देखिए, राजस्व विभाग में अभी साल 1.5 साल में बहुत परिवर्तन आया है। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है और नक्शा का जो
सीमांकन है, बटांकन है, ये बहुत बड़ा विवाद रहता है। तो इसके लिए पूरे प्रदेश में हमने जियो रेफरेंसिंग, अब नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ करीब 20,000 गांव हैं, तो करीब हमने 14,000 गांव को जियो रेफरेंसिंग कर लिया है। और अभी इसमें सुधार के लिए आपने जैसा कहा कि बहुत बड़ा विभाग है, बहुत बदनामी होती है, सही बात है। तो इसको सुधार करने के लिए हमने कई नए योजनाएं, कई नई चीज़ें लाई है। जैसे अभी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया कि रजिस्ट्री के साथ नामांतरण, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। पहले नामांतरण के लिए लोग भटकते थे, लेकिन अब भटकना नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्री होगी, ऑलरेडी वो जो है तुरंत नामांतरण हो जाएगा। और जब ये रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्री में आधार कार्ड, मोबाइल से उसका OTP आएगा, माने प्रमाणित होगा कि वो बेचने वाला वही है कि नहीं है, और उसकी ज़मीन साफ़ सुथरी है कि नहीं है, उनका भी चेक होगा। पहले एक ही ज़मीन कई बार बिक जाता था, वो बिकेगा नहीं, कोई फर्जी करके बेच देता था, वो रुकेगा। और नामांतरण की प्रक्रिया सरलीकरण हो गई है। और दूसरा, प्रदेश में जब कोई योजनाएं आती है, चाहे केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, तो जैसे किसी को पता चलता था कि यहाँ पे रेल लाइन आने वाला है, यहाँ NH आने वाला है, यहाँ फैक्ट्री खुलने वाला है, तो भू माफिया झूम जाते थे और पूरे ज़मीन को पहले किसानों से ले लेते थे, फिर कई गुना में वो एक दूसरे को बेचते थे। तो अब सरकार जो है इसमें नए नियम लाए हैं कि जैसी कोई योजना आने वाली है, तुरंत वहाँ की ज़मीन की खरीदी, बिक्री, सीमांकन, बटांकन सब बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे भू माफिया को कोई स्थान नहीं मिलेगा। और जो राजस्व विभाग के बहुत सारे प्रकरण लंबित है, उसका भी हमने समय सीमा निर्धारित कर दिया है। लोग गारंटी सेवा में ले आए हैं कि भाई इनका काम जो है 1 महीने के अंदर होना चाहिए, ये वाला काम 1.5 महीने के होना चाहिए। अगर उस बीच पे नहीं होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी संबंधित अधिकारी के ऊपर। तो कई तरह के अभी नए नए संशोधन हम इस राजस्व विभाग में लाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सजग हैं, वो भी चाहते हैं कि प्रदेश के जितने भूस्वामी हैं, भूमि धारक हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए, कार्यालय के चक्कर नहीं काटना चाहिए। तो इसलिए नए नए संशोधन लाए हैं। और अभी तो आने वाले समय में जैसे बोलते हैं कि किसान पुस्तिका नहीं मिल रही है, इसके लिए पैसा ले रहा है, तो वो भी किसान पुस्तिका भी आदमी को ऑनलाइन मिल जाएगा, चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। ये 3-4 चीज़ों में मैं काउंटर भी आपसे करना चाहूँगा कि जब आपने डिजिटल किया कि नामांतरण ऑनलाइन हो जाएगा, उससे और बहुत सारी समस्याएं भी सामने आई हैं। पता नहीं सरकार उसको ध्यान दे रही कि नहीं दे रही। जो रजिस्ट्री 1 दिन में हो जा रही थी, अब 2-2 3-3 दिन लग रहा है। अब खेत में जाके फ़ोटो खिंचाना पड़ रहा है, वो अलग हो रहा है। और उसके बाद कहीं अगर एक कोई आवेदन तहसीलदार के यहाँ पेंडिंग है, तो ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। इस तरह की कई विसंगतियाँ भी हैं। देखिए, जब कोई नई योजना लागू करते हैं तो शुरुआती दौर में समस्याएं तो आती है। अभी कुछ रिकॉर्ड को अपडेट करने का भी निर्देश दिए हैं, 1 महीने का समय दिए हैं। सारे कलेक्टरों को पत्र लिखे हैं कि जो रिकॉर्ड है उनको अपडेट करें, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी। ऐसा नहीं कि गलत कोई शासकीय ज़मीन की रजिस्ट्री मत हो जाए, तो इनको अपडेट करने का। और ये जो है, इसमें समय की भी बचत है, पैसे की भी बचत है, शक्ति की भी बचत है। इनको धीरे से ठीक कर लेंगे। नई नई योजनाएं जब लागू होती है तो थोड़ा सा तो रहता है। जैसा आपने कहा कि 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन से नीचे रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी अब, तो एक छोटा मकान बनाने वाला आदमी है, वो कैसे करेगा? वो परेशान नहीं होगा इससे? नहीं, परेशान इसीलिए बताया ना कि जिनके पास 2 एकड़ भी खेत है, वो 2 एकड़ को अपना प्लाटिंग करके बेच सकता है, TNC से पंजीयन करा के, वो वहाँ पे खरीदेगा। इससे क्या है, अवैध प्लाटिंग रुक जाएगी। वहाँ पे जो बेचेगा वो वैध रहेगा। 2 एकड़ से 10 एकड़ जिसका भी ज़मीन होगा, वो खुद यदि चाहता है वो प्लाटिंग करना, तो अपना TNC में पंजीयन करा ले, उनके जो नियम शर्त है उसको पूरा कर ले, फिर वहीं ज़मीन टुकड़ा टुकड़ा करके बेच सकता है। मंत्री जी, कहने में तो बहुत आसान है, बहुत सरल है कि राजस्व मामलों में काफ़ी निराकरण हुए हैं, लेकिन हकीकत यही है, चाहे बिलासपुर की बात हो, चाहे प्रदेश भर की बात, इतने राजस्व के मामले पेंडिंग है। बिना रुपयों के कोई फाइल नहीं सरक रही है, बिना रुपयों के सीमांकन नहीं हो रहा है। ये कहना आसान है, लेकिन धरातल परिस्थिति दूसरी है। देखिए, इसके लिए समय समय पे समीक्षा करते हैं, जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, यहाँ तक से माननीय मुख्यमंत्री जी भी समीक्षा करते हैं सारे कलेक्टरों से वर्चुअल बैठक करके। और कोशिश रहती है कि प्रकरण लंबित न रहें, और हमेशा अधिकारियों को निर्देश रहता है कि किसानों को किसी भी तरह से असुविधा नहीं होना चाहिए, उनको कार्यालय का चक्कर न लगवाया जाए और उनका काम त्वरित करें।
ये निर्देश रहता है। उसके बाद भी पूरे नहीं होते, कैसे, इस पे क्या हुआ, हल क्या है? अब देखिए, कहीं से ऐसा कोई शिकायत, नामजद शिकायत आता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं कि इनका काम क्यों रुका है, क्या ये सही है। और कई आप देख भी रहे हैं, कई जगह अगर ऐसा है तो कई जगह उसमें पकड़ में भी आए हैं, कई को सस्पेंड किए हैं। तो नियम में जो है वो चीज़ करते हैं। इस समय देश भर में GST 2 का बड़ा हल्ला है। GST 2 में बहुत सारे उत्पाद सस्ते हो गए हैं, दुकानों में सामान सस्ते हुए हैं। क्या हकीकत है? आप तो दौरा भी कर रहे हैं, लोगों से मिल जुल रहे हैं, GST 2 के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ है, क्या स्थिति में परिवर्तन आया है? देखिए, ये जो है GST का अभी जो रिफॉर्म जो भी किए हैं, ये वाकई में देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ा मददगार है। लोगों के चेहरे में खुशियां हैं। आज मैं बिलासपुर घुमा हूँ, कई दुकानों में गया हूँ, कई ग्राहकों से मिला हूँ, तो बोले इतनी सस्ती हो गई। एक अभी बताया कि मैंने 20 लाख में जो बुक कराया था, अभी नया GST दर लागू होने से मुझको उसमें 1,88,000 की कमी आई। जो 28% था 18 हो गया, 18 का 5% हो गया, जो 4 लेयर के थे वो 2 लेयर में आ गया। तो हम किराना दुकान भी गए तो बोले जब जितने पैसे में पहले 5 टिप्पा तेल आता था, बोले अब 6 टिप्पा तेल आएगा। बोले हमारा सेलिंग बढ़ जाएगा, हमको भी फायदा है और ग्राहकों को भी फायदा है। तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और आम आदमी के जीवन में बड़ा सुलभता आएगा और ज़रूरतमंद चीज़ें खरीद सकता है। मंत्री जी कितना मुस्कुरा के आप बता रहे हैं कि टैक्स में कितनी कमी हुई, लेकिन अगर मैं गब्बर सिंह टैक्स की बात करूं तो 7-8 साल से तो आप लोगों ने खून चूसा। नहीं, देखिए, हमारी देश की अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं, 2014 की भारत और आज की भारत, कितना आसमान अंतर है। GST पहले भी लगता था। 2014 में हम कहाँ थे, 11वें स्थान पे, और आज हम चौथा पार करके तीसरे स्थान पे जाने वाले हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी इस देश? कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कई स्लैब में हमने बहुत पहले वसूल लिया है, अब उसका डंका पीट रहे हैं कि हमने सस्ता कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं अंदर किसी कोने में लग रहा हो थोड़ा सा तो नहीं, ऐसा नहीं। कई GST में ऐसा है कि वो GST रिटर्न भी होता था। GST जो भरते थे तो टैक्स वो तो वापस भी होता था। तो जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। ये हमारे जो मोदी जी का विजन है 2047 तक, उसको पहुंचाने में बड़ा मददगार होगा। चलिए, राजस्व के साथ अब हम चलते हैं उच्च शिक्षा विभाग की तरफ। बहुत सारे प्रोफेसरों के पद जो भरे नहीं जा रहे हैं, खाली हैं। कई कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं, व्याख्याता नहीं, उसको भर्ती करने के लिए क्या है? देखिए, अभी तत्काल में इस पद की पूर्ति के लिए हमारे बच्चों को सुविधा मिले, इसके लिए अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति की जा रही है। इसको जल्दी कर लेंगे। बीच में एक शिकायत आया था आमतौर से कि छत्तीसगढ़ के लोगों की उपेक्षा हो रही है, सब बाहर के लोग आ रहे हैं। ये पेपर में भी चला था, तो उसके कारण भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था। फिर हमने जांच का आदेश दिया था, टीम भी गठित कर लिया था। टीम ने जांच कर लिया है, रिपोर्ट देंगे और तुरंत उसका हम नियुक्ति करेंगे। और नंबर 2, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 700 पदों पे स्वीकृति दी है और उसको हम जल्दी भरने वाले हैं। उच्च शिक्षा में जो भी संसाधन की कमी या प्रोफेसर की कमी है, उसको जल्दी पूरा करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। मैं एक सवाल छूट गया था जो प्रदेश के लिए एक नासूर बना हुआ है, अवैध प्लाटिंग। लोग गुमराह होकर अवैध प्लाटिंग में अपना पैसा लगा देते हैं, जब वो डेवलप नहीं होती और पूरा बोझ शासन प्रशासन के पास आता है। तो उससे बचाने के लिए योजनाएं तो आपके पास बहुत सारी हैं, लेकिन धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता। आज भी अवैध प्लाटिंग का बोलबाला है। नहीं, मैं जो बताया कि 5 डिसमिल से नीचे की जमीन रजिस्ट्री नहीं होगी, ये अवैध प्लाटिंग को रोकने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और कई अवैध प्लाटिंग करने वालों के ऊपर कार्रवाई भी हुई है, उनका बंद किए गए हैं, रास्ता बंद किया गया है। और जो अवैध प्लाटिंग करके दीवार बनाए, सड़क बनाए, सबको तोड़ा फोड़ा भी गया है। सरकार का मकसद तो यह है कि अवैध प्लाटिंग से बचे। और जैसा आप कह रहे हैं कि कई लोगों का पैसा डूब गया, सही बात है। ये लोग तो अपना डेवलप करते हैं, तो कई जगह तो ऐसा हुआ कि सड़क को भी बेच देते हैं, जहाँ पे खेल मैदान के लिए छोड़े उसको भी बेच देते हैं। तो अब जो नया नियम आया है, उसमें यदि कोई बिल्डर डेवलप करता है तो उस कॉलोनी के अंदर जो
गार्डन है या सामुदायिक भवन बना है, सार्वजनिक उपयोग की चीज़ें हैं, वो बिल्डर के नाम पे नहीं रहेगा। वहाँ के जो रहवासी हैं उनके नाम पे वो ज़मीन रहेगी सार्वजनिक रूप से। और अभी जैसे 5 फ्लोर 7 फ्लोर 10 फ्लोर का जो बिल्डिंग बनता है, आप उसका फ्लैट को खरीदते हैं, आपका ज़मीन नहीं होता है। लेकिन अब नए प्रावधान में हमने ये किया कि 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, 10 परिवार या 50 परिवार रहते हैं, तो वो नीचे का ज़मीन उस 50 परिवार के नाम पे रहेगा। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सोच है। अब नया प्रावधान ये किए हैं कि जब हाउसिंग बोर्ड ज़मीन कहीं भी अधिग्रहित करेगा या बिल्डिंग बनाएगा, तो ज़मीन भी हाउसिंग बोर्ड। आपको बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनको अवैध प्लाटिंग से बचने के लिए क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, जो लोगों को धोखे में रख करके मार्किंग करके यहाँ सड़क बनेगा, नाली बनेगा, गार्डन बनेगा, ऐसा करके जो दिखावा करते हैं, उससे बचिए। और जो वाकई में रेरा में रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने पूरा डेवलप किया है, पानी है, सड़क है, बिजली है, ये है कि थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है, वहाँ पे लीजिए। और हमारे सरकार ने जो अभी बताया हूँ कि कमज़ोर वर्ग के लिए 2 एकड़ से 10 एकड़ के बीच जिसके पास स्वयं की निजी भूमि है, वो टीएनसी से पंजीयन करा के यदि वो बेचता है प्लाटिंग करके 5 डिसमिल से कम, तो वहाँ पे खरीदिए, क्योंकि वो भी नियमता रहेगा, उसको सारा चीज़ वहाँ भी करके देना पड़ेगा, उसको भी नाली बिजली सब करके देना पड़ेगा, पर कम रेट में वहाँ पे उपलब्ध होगा। वर्मा जी, चलते चलते एक सवाल है। जो पुरानी सरकार थी कांग्रेस के गवर्नमेंट में, सरकारी जमीन को नीलामी के जरिए बेचा जा रहा था, जिस पर अब रोक लगी है आपकी सरकार आने के बाद। लेकिन उस दौरान अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ उसमें गड़बड़ियां की गई हैं, तो उसको लेकर कोई जांच वांच कराने का कोई इरादा है क्या? देखिए, वो उन्होंने 152% लागू किया था, जिसमें कई सरकारी ज़मीन को बेच दिए, अच्छे मौके की ज़मीन को बेच दिए। हमारी सरकार आते ही उसको एक लाइन में निरस्त कर दिया। जो जैसा था रजिस्ट्री हो गई, ठीक है, लेकिन किसी का पैसा भी जमा हो गया तो उसको ज़मीन नहीं मिली, उसका पैसा वापस हुआ। अब इसमें एक था कि यदि किसी को शिकायत है तो जोनल में शिकायत करे, कमिश्नर पे शिकायत करे अपने प्रमाण के साथ, तो उसकी जांच होगी और उसमें कार्रवाई होगी, ये उसमें तय हुआ था। बहुत साफ और स्पष्ट बोलने में माहिर टंकराम वर्मा जी, राजस्व मंत्री जी, ने कहा कि जो राजस्व के जो मामले हैं, लगातार उनमें नई नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाई जा रही है। इसी तरह उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अवैध प्लाटिंग से बचें और रेरा और रजिस्टर्ड काम करें, ताकि उनको बाद में परेशानी ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि अब फ्लैट में रहने वालों को सिर्फ फ्लैट नहीं, अब उन पे ज़मीन में भी उनका मालिकाना हक सरकार देने जा रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ायदे की बात बताएं हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे स्टूडियो में आने के लिए। फिर हम अगले कड़ी में किसी मेहमान से आपसे मुखातिब कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।